अध्याय 2 संविदाओं शून्यकरणीय संविदाओं और शून्य करारों के विषय में। कौन से करार संविदाएं हैं? सब करार संविदाएं हैं यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति के किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हैं और एतद्द्वारा अभिव्यक्त शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। इसमें अंतिवृष्ट कोई भी बात भारत में प्रवृत्त और एतद्द्वारा अभिव्यक्त निरसित न की गई किसी ऐसी विधि पर जिसके द्वारा किसी संविदा का लिखित रूप में या साक्ष्यों की उपस्थिति में किया जाना अपेक्षित हो या किसी ऐसी विधि पर जो दस्तावेज़ों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित हो प्रभाव न डालेगी। संविदा करने के लिए कौन सक्षम है? हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अध्याधीन है प्राप्त वय हो और जो स्वस्थ चित्त हो और किसी विधि द्वारा जिसके वह अध्याधीन है संविदा करने से निर्हृत न हो। संविदा करने के प्रयोजनों के लिए स्वास्थ्यचित क्या है? कोई व्यक्ति संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वास्थ्यचित कहा जाता है यदि वह उस समय जब वह संविदा करता है उस संविदा को समझने में और अपने हितों पर उसके प्रभाव के बुरे में युक्तिसंगत निर्णय लेने में समर्थ है। जो व्यक्ति प्राय विकृत चित रहता है किंतु कभी-कभी स्वस्थचित हो जाता है, जब वह स्वस्थचित हो तब वह संविदा कर सकेगा। जो व्यक्ति प्राय स्वस्थचित रहता है किंतु कभी-कभी विकृतचित हो जाता है, वह जब विकृतचित हो तब संविदा नहीं कर सकेगा। दृष्टांत क पागलखाने का एक रोगी जो कि अंतरालों में स्वस्थचित हो जाता है, उन अंतरालों के दौरान में संविदा न कर सकेगा। ख वह स्वस्थचित मनुष्य जो ज्वर से चित्त विप्रसित हो या जो इतना मत है कि वह संविदा के निबंधनों को नहीं समझ सकता या अपने हितों पर उसके प्रभाव के बुरे में युक्तिसंगत निर्णय नहीं ले सकता, तब तक संविदा नहीं कर सकता। जब तक ऐसी चित्त विप्रसितता या मतता बनी रहे। सम्मति की परिभाषा। दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं जबकि वे किसी एक बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं। स्वतंत्र सम्मति की परिभाषा। सम्मति स्वतंत्र तब कही जाती है जबकि वह एक न तो धारा 15 में यथा परिभाषित प्रपीड़न द्वारा कारित हो, 2 न धारा 16 में यथा परिभाषित अस्म्यक असर द्वारा कारित हो, 3 न धारा 17 में यथा परिभाषित कपट द्वारा कारित हो, 4 न धारा 18 में यथा परिभाषित दुर्योपदेशन द्वारा कारित हो, 5 न भूल द्वारा कारित हो। किंतु यह बात धाराओं 20, 21 और 22 के उपबंधों के अध्याधीन है। सम्मति ऐसे कारित तब कही जाती है जबकि वह ऐसा प्रपीड़न अस्म्यक असर कपट दुर्योपदेशन या भूल न होती तो न दी जाती। प्रपीड़न की परिभाषा। प्रपीड़न इस आशय से कि किसी व्यक्ति से कोई करार कराया जाए, कोई ऐसा कार्य करने की धमकी देना है जो भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध है, अथवा
किसी व्यक्ति पर, चाहे वह कोई हो, प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी संपत्ति का विधि विरुद्ध निरोध करना या निरोध करने की धमकी देना। स्पष्टीकरण: यह तत्वहीन है कि जिस स्थान पर प्रपीड़न का प्रयोग किया जाता है वह भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त है या नहीं। दृष्टांत: क खुले समुद्र में एक अंग्रेजी पोत पर ऐसे कार्य द्वारा जो भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक अभित्रास की कोटि में आता है। ख से क एक करार कराता है। तत्पश्चात क संविदा भंग के लिए कलकत्ते में ख पर वाद लाता है। क ने प्रपीड़न का प्रयोग किया है, यद्यपि उसका कार्य इंग्लैंड की विधि के अनुसार अपराध नहीं है, और यद्यपि उस समय जब और उस स्थान पर जहां वह कार्य किया गया था भारतीय दंड संहिता की धारा 506 प्रवृत्त नहीं थी। अस्मयक असर की परिभाषा: संविदा अस्मयक असर द्वारा उत्प्रेरित कही जाती है, जहाँ की पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध ऐसे हैं कि उसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा के अधिशासित करने की स्थिति में है और उस स्थिति का उपयोग उस दूसरे पक्षकार के अतरंजु फायदा अभिप्राप्त करने के लिए करता है। विशिष्टता और पूर्ववर्ती सिद्धांत की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में समझा जाता है, जबकि वह क उस अन्य पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता है या उस अन्य के साथ वैश्वासिक संबंध की स्थिति में है, अथवा ख ऐसे व्यक्ति के साथ संविदा करता है जिसकी मानसिक सामर्थ्य पर आयु, रुग्णता या मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण अस्थायी या स्थायी रूप से प्रभाव पड़ा है। जहाँ की कोई व्यक्ति जो किसी अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में हो उसके साथ संविदा करता है, और वह संव्य व्यवहार देखने से ही या दिए गए साक्ष्य के आधार पर लोकात्म विरुद्ध प्रतीत होता है। वह यह साबित करने का भार कि ऐसी संविदा अस्मयक असर से उत्प्रेरित नहीं की गई थी, उस व्यक्ति पर होगा जो उस अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में था। इस उपधारा की बात भारतीय सांख्य अधिनियम की धारा 111 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। दृष्टांत: क जिसने अपने पुत्र को उसकी अप्राप्तव्यता के दौरान धन उधार दिया था। ख के प्राप्तव्य होने पर अपने पैतृक असर के दुरुपयोग द्वारा उसमें उस उधार धन की बाबत शोध्य राशि से अधिक रकम के लिए एक बंधपत्र अभिप्राप्त कर लेता है। क अस्मयक असर का प्रयोग करता है। ख रोग या आयु के क्षीण हुए मनुष्य क पर ख का जो असर उसके चिकित्सीय परिचारक के नाते है, उस असर से ख को उसकी वृत्तिक सेवाओं के लिए एक अधियुक्तियुक्त राशि देने का करार करने के लिए क उत्प्रेरित किया जाता है। ख अस्मयक असर का प्रयोग करता है। ग क अपने ग्राम के साहूकार ख का ऋणी होते हुए एक नई संविदा करके ऐसे निबंधों पर धन उधार लेता है जो लोकात्म विरुद्ध होते हैं। यह साबित करने का भार कि संविदा अस्मयक असर के
उत्प्रेरित नहीं की गई थी। ख पर है। घ क एक बैंककार से उधार के लिए ऐसे समय में आवेदन करता है जब धन के बाजार में तंगी है। बैंककार ब्याज की अप्रायिक ऊंची पर देने के सिवाय उधार देने से इनकार कर देता है। क उन निबंधनों पर उधार प्रतिग्रहित करता है। यह संव्यवहार कारोबार के मामूली अनुक्रम में हुआ है और यह संविदा अस्मयक असर से उत्प्रेरित नहीं है। कपट की परिभाषा। कपट से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी ऐसा कार्य संविदा के एक पक्षकार द्वारा या उसकी मौनानुकूलता से या उसके अभिकर्ता द्वारा संविदा के किसी अन्य पक्षकार की या उसके अभिकर्ता की प्रवंचना करने के आशय से या उसे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से किया गया हो। एक, जो बात सत्य नहीं है उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना जो यह विश्वास नहीं करता कि वह सत्य है। दो, किसी तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य का सक्रिय छिपाया जाना। तीन, कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना दिया गया हो। चार, प्रवंचना करने योग्य कोई अन्य कार्य। पाँच, कोई ऐसा कार्य या लोप जिसका कपटपूर्ण होना विधि विशेषतः घोषित करे। स्पष्टीकरण। संविदा करने के लिए व्यक्ति की रजामंदी पर जिन तथ्यों का प्रभाव पड़ना संभाव्य हो उनके बारे में केवल मौन रहना कपट नहीं है, जबकि मामले की परिस्थितियां ऐसी न हो जिन्हें ध्यान में रखते हुए मौन रहने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह बोले या जब तक कि उसका मौन स्वतः ही बोलने के तुल्य न हो। दृष्टांत। क क नीलाम द्वारा ख को एक घोड़ा बेचता है जिसके बारे में क जानता है कि वह ऐबदार है। क घोड़े के ऐब के बारे में ख को कुछ नहीं कहता। यह क की ओर से कपट नहीं है। ख क की ख पुत्री है और अभी वह प्राप्तवय हुई है। पक्षकारों के बीच के संबंध के कारण क का यह कर्तव्य हो जाता है कि यदि घोड़ा ऐबदार है तो ख को यह बात बता दे। ग क से ख कहता है कि यदि आप इस बात का प्रत्याख्यान न करें तो मैं मान लूँगा कि घोड़ा बेऐब है। क कुछ नहीं कहता। यह क का मौन बोलने के तुल्य है। घ क और ख जो व्यापारी हैं एक संविदा करते हैं। क को कीमतों में ऐसे परिवर्तन की निजी जानकारी है जिससे संविदा करने के लिए अग्रसर होने की ख की रजामंदी पर प्रभाव पड़ेगा। ख को यह जानकारी देने के लिए क आबद्ध नहीं है। दुर्योपदेशन की परिभाषा। दुर्योपदेशन से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं। एक, उस बात को जो सत्य नहीं है ऐसे प्रकार से किया गया निश्चयात्मक व्याख्यान जो उस व्यक्ति की जो उसे करता है जानकारी से समर्थित न हो यद्यपि वह उस बात के सत्य होने का विश्वास करता हो। दो, कोई ऐसा कर्तव्य भंग जो प्रवंचना करने के आशय के बिना उस व्यक्ति को जो उसे करता है या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति को कोई
फ़ायदा किसी अन्य को ऐसा बुलावा देकर पहुँचाए। 3. चाहे कितनी ही सरल भाव से क्यों न हो, करार के किसी पक्षकार से उस बात के पदार्थ के बारे में जो उस करार का विषय हो, कोई भूल कराना। स्वतंत्र सम्मति के बिना किए गए करारों की शून्यकरणीयता, जबकि किसी करार के लिए सम्मति प्रपीड़न, कपट या दुरुपदेशन के कारित हो, तब वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है जिसकी सम्मति ऐसे कारित हुई थी। संविदा का वह पक्षकार जिसकी सम्मति कपट या दुर्योपदेशन से कारित हुई थी, यदि वह ठीक समझे तो आग्रह कर सकेगा कि संविदा का पालन किया जाए और वह उस स्थिति में रखा जाए कि जिसमें वह होता यदि किए गए व्यापदेशन सत्य होते। अपवाद: यदि ऐसी सम्मति दुर्योपदेशन या ऐसे मौन द्वारा जो धारा 17 के अर्थ के अंतर्गत कपटपूर्ण है, कारित हुई थी, तो ऐसा होने पर भी संविदा शून्यकरणीय नहीं है यदि उस पक्षकार के पास जिसकी सम्मति इस प्रकार कारित हुई थी, सत्य का पता मामूली तत्परता से चला लेने के साधन थे। स्पष्टीकरण: वह कपट या दुर्योपदेशन जिसने संविदा के उस पक्षकार की सम्मति कारित नहीं की जिससे ऐसा कपट या दुर्योपदेशन किया गया था, संविदा को शून्यकरणीय नहीं कर देता। दृष्टांत: क ख के प्रवंचित करने के आशय से क मिथ्या व्यापदेशन करता है कि क के कारखाने में 500 मन नील प्रतिवर्ष बनाया जाता है और एतद्द्वारा ख को वह कारखाना खरीदने के लिए उत्प्रेरित करता है। संविदा ख के विकल्प पर शून्यकरणीय है। ख क दुर्योपदेशन द्वारा ख को गलत विश्वास कराता है कि क के कारखाने में 500 मन नील प्रतिवर्ष बनाया जाता है। ख कारखाने के लेखाओं की पड़ताल करता है तो यह दर्शित करते हैं कि केवल 400 मन नील बनाया गया है। इसके पश्चात ख कारखाने को खरीद लेता है। संविदा के दुर्योपदेशन के कारण शून्यकरणीय नहीं है। ग क कपट पूर्वक ख को इत्तला देता है कि क की संपदा विलंगम मुक्त है। तब ख उस संपदा को खरीद लेता है। वह संपदा एक बंधक के अधीन है। ख या तो संविदा को शून्य कर सकेगा या यह आग्रह कर सकेगा कि वह क्रियान्वित की जाए और बंधक ऋण का मोचन किया जाए। घ क की संपदा में ख आयस्क की एक शिला पर पता लगाकर क से उसे आयस्क के अस्तित्व को छुपाने के साधनों का प्रयोग करता है और छिपा लेता है। क के अज्ञान से ख उस संपदा को न्यून मूल्य पर खरीदने में समर्थ हो जाता है। संविदा क के विकल्प पर शून्यकरणीय है। ड ख की मृत्यु पर एक संपदा का उत्तराधिकारी होने का क हकदार है। ख की मृत्यु हो जाती है। ख की मृत्यु का समाचार पाने पर ग उस समाचार को क तक नहीं पहुंचाता और इस तरह क को उत्प्रेरित करता है कि उस संपदा में अपना हित उसके हाथ में बेच दे। यह विक्रय क के विकल्प पर शून्यकरणीय है। अस्मयक असर से उत्प्रेरित संविदा को उपास्त करने की शक्ति: जब किसी करार के लिए सम्मति अस्मयक
असर से कारित हो, तब वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है जिसकी सम्मति इस प्रकार कारित हुई। ऐसा कोई भी संविदा या तो अत्यांतिकतः पास्त की जा सकेगी या यदि उस पक्षकार ने जो उसके शून्यकरण का हकदार हो तदधीन कोई फ़ायदा प्राप्त किया हो तो ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो। दृष्टांत क क के पुत्र ने एक वचन पत्र पर ख के नाम की कुटार्चना की है। क के पुत्र का अभियोजन करना की धमकी देकर क से कूटर्चित वचन पत्र की रकम के लिए एक बंधन पत्र ख अभिप्राप्त करता है। यदि ख उस बंधपत्र पर वाद लाए तो न्यायालय उसे अपास्त कर सकेगी। ख एक साहूकार क एक कृषक ख को 100 रुपये उधार देता है और असमयक असर से ख को 6% प्रति मास ब्याज पर 200 रुपये का एक बंधपत्र निष्पादित करने को उत्प्रेरित करता है। न्यायालय ऐसे ब्याज सहित जो न्यायसंगत प्रतीत हो 100 रुपये के प्रति सांदय का आदेश ख को देते हुए बंधपत्र अपास्त कर सकेगा। जबकि दोनों पक्षकार तथ्य की बात संबंधी भूल में हो तब करार शून्य है। जहाँ की किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसी तथ्य की बात के बारे में जो करार के लिए मम्रभूत है भूल में हो वह करार शून्य है। स्पष्टीकरण जो चीज़ करार की विषय वस्तु हो उसके मूल्य के बारे में गलत राय तथ्य की बात के बारे में भूल नहीं समझी जाएगी। दृष्टांत क माल के विनिर्दिष्ट स्थोरा को जिसके बारे में यह अनुमान है कि वह इंग्लैंड से मुंबई चल चुका है ख को बेचने का करार करता है। पता चलता है कि सौदे के दिन से पूर्व उस थोरा को प्रवहन करने वाला पोत संत्यक्त कर दिया गया था और माल नष्ट हो गया था। दोनों में से किसी भी पक्षकार को इन तथ्यों की जानकारी नहीं थी। करार शून्य है। ख ख के अमुक घोड़ा खरीदने का करार क करता है। यह पता चलता है कि वह घोड़ा सौदे के समय पर मर चुका है। यद्यपि दोनों में से किसी भी पक्षकार को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी। करार शून्य है। ग ख के जीवन पर्यंत के लिए एक संपदा का हकदार होते हुए क उसे ग को बेचने का करार करता है। करार के समय ख मर चुका है किंतु दोनों पक्षकार इस तथ्य से अनभिज्ञ थे। करार शून्य है। विधि के बारे में भूलों का प्रभाव कोई संविदा इस कारण ही शून्यकरणीय नहीं है कि वह भारत में प्रवर्त विधि के बारे में किसी भूल के कारण की गई थी किंतु किसी ऐसी विधि के बारे में कि जो भारत में प्रवर्त नहीं है। किसी भूल का वही प्रभाव है जो तथ्य की भूल का है। दृष्टांत क और ख इस गलत विश्वास पर संविदा करते हैं कि विशिष्ट ऋण भारतीय परिसीमा विधि द्वारा वर्जित है। संविदा शून्यकरणीय नहीं है। एक पक्षकार की तथ्य की बात के बारे की भूल से कारित संविदा कोई संविदा इस कारण ही शून्यकरणीय नहीं है कि उसके पक्षकारों में से एक किसी तथ्य की बात के बारे की भूल में होने से वह कारित हुई थी। कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है और कौन से नहीं। करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण है सिवाय जबकि
वह विधान द्वारा निषिद्ध हो अथवा वह ऐसी प्रकृति का हो कि यदि अनुज्ञात किया जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा, अथवा वह कपटपूर्ण है, अथवा उसमें किसी अन्य के शरीर या संपत्ति को क्षति अंतर्वलित या विवक्षित हो, अथवा न्यायालय उसे अनैतिक या लोकनीतिक के विरुद्ध माने। इन दशाओं में से हर एक के करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध कहलाता है। हर एक करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध है, शून्य है। दृष्टांत: क अपना ग्रह 10,000 रुपये में ख को बेचने का करार करता है। यहाँ 10,000 रुपये देने का ख का वचन ग्रह बेचने के क के वचन के लिए प्रतिफल है और ग्रह बेचने का क का वचन 10,000 रुपये देने के क के वचन के लिए प्रतिफल है। ये विधिपूर्ण प्रतिफल है। ख यह वचन देता है कि यदि ग जिसे ख को 1,000 रुपये देना है उसे देने में असफल रहा तो वह ख को 6 मास के बीतते ही 1,000 रुपये देगा। ख तदनुसार ग को समय देने का वचन देता है। यह हर एक पक्षकार का वचन दूसरे पक्षकार के लिए प्रतिफल है और यह विधिपूर्ण प्रतिफल है। ग ख द्वारा उसे दी गई राशि के बदले क यह वचन देता है कि यदि ख का पोत अमुक समुद्र यात्रा में नष्ट हो जाए तो क उसके पोत के मूल्य की प्रतिपूर्ति करेगा। यहाँ क का वचन ख के संदाय के लिए प्रतिफल है और ख का संदाय क के वचन के लिए प्रतिफल है और ये विधिपूर्ण प्रतिफल है। घ ख के बच्चे का भरण पोषण करने का क वचन देता है और ख उस प्रयोजन के लिए क को 1,000 रुपये वार्षिक देने का वचन देता है। यहाँ हर एक पक्षकार का वचन दूसरे पक्षकार के वचन के लिए प्रतिफल है। ये विधिपूर्ण प्रतिफल है। ड क ख और ग अपने द्वारा कपट से अर्जित किए गए या किए जाने वाले अभिलाभों के आपस में विभाजन के लिए करार करते हैं। करार शून्य है क्योंकि उसका उद्देश्य विधि विरुद्ध है। च ख के लिए लोक सेवा में नियोजन अभिप्राप्त करने का वचन क देता है और क को ख 1,000 रुपये देने का वचन देता है। करार शून्य है क्योंकि उसके लिए प्रतिफल विधि विरुद्ध है। छ क जो एक भूस्वामी के लिए अभिकर्ता है, अपने मालिक के ज्ञान के बिना अपने मालिक की भूमि का एक पट्टा ख के लिए अभिप्राप्त करने का करार धन के लिए करता है। क और ख के बीच का करार शून्य है क्योंकि उससे यह विवक्षित है कि क ने अपने मालिक से छिपाव द्वारा कपट किया है। ज क उस अभियोजन को जो उसने लूट के बारे में ख के विरुद्ध संस्थित किया है छोड़ देने का ख को वचन देता है और ख दी गई चीज़ का मूल्य लौटा देने का वचन देता है। करार शून्य है क्योंकि उसका उद्देश्य विधि विरुद्ध है। झ क की संपदा का राजस्व बकाया के लिए विक्रय विधान मंडल के एक ऐसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया जाता है जो व्यतिक्रम करने वाले को वह भू संपदा खरीदने से प्रतिषिद्ध करता है। क के साथ बात तय करके ख क्रेता बन जाता है और यह करार करता है कि क से
वह कीमत मिलने पर जो ख ने दी है वह संपदा क को हस्तांतरित कर देगा। करार शून्य है क्योंकि उसका यह प्रभाव है कि वह संव्यवहार व्यतिक्रम करने वाले द्वारा किया गया क्रय बन जाता है और उस प्रकार उसे विधि का उद्देश्य विफल हो जाएगा। क्या क जो ख का मुख्यतार है उस असर को जो उस हैसियत में उसका ख पर है ग के पक्ष में प्रयुक्त करने का वचन देता है और क को 1000 रुपये देने का वचन ग देता है। करार शून्य है क्योंकि यह अनैतिक है। ट कह जो अपनी पुत्री को उपपत्नी के रूप में रखे जाने के लिए ख को भाड़े पर देने के लिए करार करता है। करार शून्य है क्योंकि वह अनैतिक है। यद्यपि इस प्रकार भाड़े पर दिया जाना भारतीय दंड संहिता के अधीन दंड न हो। शून्य करार यदि प्रतिफल और उद्देश्य भागत विधि विरुद्ध हो तो करार शून्य होंगे। यदि एक या अधिक उद्देश्यों के लिए किसी एकल प्रतिफल का कोई भाग या किसी एक उद्देश्य के लिए कई प्रतिफलों में से कोई एक या किसी एक का कोई भाग विधि विरुद्ध हो तो करार शून्य है। दृष्टांत क नील के वैध विनिर्माण का और अन्य वस्तुओं में अवैध दुव्यापार का ख की ओर से अधिशरण करने का वचन देता है। ख 10,000 रुपये वार्षिक संबलम क को देने का वचन देता है। यह करार इस कारण शून्य है कि क के वचन का उद्देश्य और ख के वचन के लिए प्रतिफल भागत विधि विरुद्ध है। प्रतिफल के बिना करार शून्य है सिवाय जबकि वह लिखित तथा रजिस्ट्रीकृत हो या की गई किसी बात के लिए प्रतिकर देने का वचन हो या परिसीमा विधि द्वारा वर्जित किसी ऋण के संदाय का वचन हो। प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है जबकि वह एक लिखित रूप में अभिव्यक्त और दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और एक दूसरे के साथ निकट संबंध वाले पक्षकारों के बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया हो अथवा दो किसी ऐसे व्यक्ति को पूर्णतः या भागतः प्रतिकर देने के लिए वचन हो जिसने वचनदाता के लिए स्वेच्छाया पहले ही कोई बात कर दी हो अथवा ऐसी बात कर दी हो जिसे करने के लिए वचनदाता वैध रूप से विवश किए जाने का दायी था अथवा 3 जिस ऋण का संदाय के लिए उस व्यक्ति द्वारा जिसे उस वचन से भारित किया जाना है या तन्निमित्त साधारण या विशेष रूप से प्राधिकृत उसके अधिकर्ता द्वारा किया गया लिखित और हस्ताक्षरित वचन हो। इसमें से किसी भी दशा में ऐसा करार संविदा है। स्पष्टीकरण 1 इस धारा की कोई बात वस्तुतः दिए गए किसी दान की विधिमान्यता पर जहाँ तक कि दाता और अदाता के बीच का संबंध है प्रभाव नहीं डालेगी। स्पष्टीकरण 2 कोई करार जिसके लिए वचनदाता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई है केवल इस कारण शून्य नहीं है कि प्रतिफल पर्याप्त है किंतु इस प्रश्न को अवधारित करने में कि वचनदाता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी या नहीं प्रतिफल की अपर्याप्तता न्यायालय द्वारा गणना में भी ली जा सकेगी। दृष्टांता क ख को किसी प्रतिफल के बिना 1000 रुपये देने का क वचन देता है
यह करार शून्य है। ख क नैसर्गिक प्रेम और स्नेह से अपने पुत्र ख को 1,000 रुपये देने का वचन देता है। ख के प्रति अपने वचन को क लेखबद्ध करता है और उसे रजिस्ट्रीकृत करता है। यह संविदा है। ग ख की थैली क पड़ी पाता है और उसे उसको दे देता है। क को ख 50 रुपये देने का वचन देता है। यह संविदा है। घ ख के शिशु पुत्र का पालन क करता है। वैसा करने में हुए क के व्ययों के संदाय का ख वचन देता है। यह संविदा है। ड ख के 1,000 रुपये क द्वारा देय है, किंतु वह ऋण परिसीमा अधिनियम द्वारा वारित है। क उस ऋण के मुद्दे ख को 500 रुपये देने का लिखित वचन हस्ताक्षरित करता है। यह संविदा है। च क 1,000 रुपये के मूल्य के घोड़े को 10 रुपये में बेचने का करार करता है। इस करार के लिए क की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी। प्रतिफल अपर्याप्त होते हुए भी यह करार संविदा है। छ क 1,000 रुपये के मूल्य के घोड़े को 10 रुपये में बेचने का करार करता है। क इससे इनकार करता है कि इस करार के लिए उसकी सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी। प्रतिफल की अपर्याप्तता ऐसा तथ्य है जिसे न्यायालय को यह विचार करने में गणना में लेना चाहिए कि क की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी या नहीं। विवाह का अवरोधक करार शून्य है। ऐसा हर करार शून्य है जो अप्राप्तव्य से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्ह हो। व्यापार का अवरोधक करार शून्य है। हर करार जिसमें कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विधिपूर्ण वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने से अवरुद्ध किया जाता है, उस विस्तार तक शून्य है। अपवादक 1 जिस कारोबार की गुडविल बेच दी गई है, उस कारोबार को न चलने के करार की वैवृत्ति वह व्यक्ति जो किसी कारोबार की गुडविल का विक्रय करे, क्रेता से बाहर करार कर सकेगा कि वह निर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के अंदर तब तक तत्सदृश कारोबार चलाने से वृत्त रहेगा जब तक क्रेता या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उससे गुडविल का हक व्युत्पन्न हुआ हो, उन सीमाओं में तत्सदृश कारोबार चलाते रहे, परंतु तब तक जबकि उस कारोबार की प्रकृति की दृष्टि से ऐसी सीमाएं न्यायालय को युक्तियुक्त प्रतीत हो। विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य है। हर करार क जिससे उसका कोई पक्षकार किसी संविदा के अधीन या बारे में अपने अधिकारों को मामूली अधिकारणों में प्रायिका विधिक कार्यवाहियों द्वारा प्रवर्तित कराने से अत्यंतिकतः अवरुद्ध किया जाता है, या जो उस समय को जिसके भीतर वह अपने अधिकारों को इस प्रकार प्रवर्तित करा सकता है परिसीमित कर देता हो, या ख जो उसके किसी पक्षकार के अधिकारों को समाप्त कर देता है अथवा किसी संविदा के अधीन या बारे में किसी विनिर्दिष्ट समय तक किसी पक्षकार को अपने दिव्यत्व के निर्वहन से अनुमोचित कर देता है, ताकि उसे अपने अधिकारों के प्रवर्तन से प्रतिबंधित किया जा सके, उस विस्तार तक शून्य है। उपवाद 1 जो विवाद पैदा हो उसको मध्यस्थता के लिए निर्देशित करने वाली संविदा की व्यावृत्ति। यह धारा उस संविदा
को अवैध नहीं कर देगी, जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति किसी प्रश्न को जो उनके बीच पहले ही पैदा हो चुका हो, मध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार करे या मध्यस्थम विषयक निर्देशों के बारे में किसी तत्समय प्रवर्त विधि के किसी उपबंध पर प्रभाव डालेगी। उपवाद 3। किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था के प्रत्याभूति करार की प्रवृत्ति। यह धारा ऐसी किसी लिखित संविदा को अवैध नहीं बनाएगी जिसके द्वारा कोई बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अधिकारों के निर्वापन के लिए या ऐसी प्रत्याभूति या करार के अधीन या की बाबत किसी दायित्व से उसने किसी पक्षकार के अनुमोचन के लिए किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के पर्यवसान पर जो उक्त दायित्व से ऐसे पक्षकार के निर्वापन या उन्मोचन के लिए किसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने या घटित न होने की तारीख से 1 वर्ष से अन्यून हो। किसी प्रत्याभूति या प्रत्याभूति के लिए प्रावधान करने वाले किसी करार में कोई निबंधन अनुबद्ध करे। स्पष्टीकरण 1। उपवाद 3 में अभिव्यक्ति बैंक से अभिप्रेत है। क बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड ग में यथा परिभाषित कोई बैंककारी कंपनी। ख बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड घ में तथा परिभाषित कोई तत्स्थानिक नया बैंक। ग भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन गणित भारतीय स्टेट बैंक। घ भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1959 की धारा 2 के खंड में यथा परिभाषित कोई समनुषंगी बैंक। ड प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 3 के अधीन स्थापित कोई प्रादेशिक ग्रामीण बैंक। च बैंककारी विनियम अधिनियम 1959 की धारा 5 के खंड में यथा परिभाषित कोई सहकारी बैंक। छ बैंककारी विनियम अधिनियम 1959 की धारा 5 के खंड ग में यथा परिभाषित कोई बहुराज्य सहकारी बैंक। और 2 उपवाद 3 में अभिव्यक्ति किसी वित्तीय संस्थान से अभिप्रेत है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4 क के अंतर्गत कोई लोक वित्तीय संस्था। करार अनिश्चितता के कारण शून्य है। वे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना शक्य नहीं है शून्य है। दृष्टांता क ख को क 100 टन तेल बेचने का करार करता है। उसमें यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि किस तरह का तेल आश्रित था। करार अनिश्चितता के कारण शून्य है। ख को क विनिर्दिष्ट वर्णन का 100 टन ऐसा तेल बेचने का करार करता है जो वाणिज्यिक वस्तु के रूप में ज्ञात है। यहाँ कोई अनिश्चितता नहीं है जिसमें करार शून्य हो जाए। ग क जो केवल नारियल के तेल का व्यवसायी है। ख को 100 टन तेल बेचने का करार करता है। क के व्यापार की प्रकृति इन शब्दों का अर्थ उपदर्शित करती है और क ने 100 टन नारियल के तेल के विक्रय के लिए संविदा की है। घ क रामनगर में मेरे धान्य भंडार में सारा धान्य ख को बेचने का करार करता है। यहाँ कोई अनिश्चितता नहीं है जिससे करार शून्य हो जाए। ड ख को ग द्वारा नियत
की जाने वाली कीमत पर 1000 मन चावल बेचने का करार करता है। कीमत निश्चित की जा सकती है, इसलिए यहाँ कोई अनिश्चितता नहीं है जिससे करार शून्य हो जाए। च ख को क मेरा सफ़ेद घोड़ा 500 रुपये या 1000 रुपये के लिए बेचने का करार करता है। यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि इन इन दो कीमतों में से कौन सी दी जानी है। करार शून्य है। पंधम के तौर के करार शून्य है। पंधम के तौर के करार शून्य है और किसी ऐसी चीज़ की वसूली के लिए कोई वाद न लाया जाएगा जो पंधम पर जीती गई अभिकथित हो, या जो किसी व्यक्ति को किसी ऐसे खेल या अन्य अनिश्चित घटना के जिसके बारे में कोई पंधम किया गया हो, परिणाम के अनुसार वर्णित की जाने को न्यस्त की गई हो। घुड़दौड़ के लिए कतिपय पारितोषिकों के पक्ष में अपवाद। यह धारा ऐसे चंदे या अभिदाय को या चंदा देने या अभिदाय करने के ऐसे करार को विधि विरुद्ध बना देने वाली न समझी जाएगी जो किसी घुड़दौड़ के विजेता या विजेताओं के प्रदेय किसी ऐसे प्लेट पारितोषिक या धनराशि के लिए या मध्य दिया या किया जाए जिसका मूल्य या रकम 500 रुपये या उससे अधिक हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 क पर प्रभाव न पड़ेगा। इस धारा की कोई भी बात घुड़दौड़ से संबंधित किसी ऐसे संव्यवहार को जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 294 क लागू है वैध बना देने वाली नहीं समझी जाएगी।